नमस्कार दोस्तों। तारीख है 18 मई 1974। मई की चिलचिलाती हुई गर्मी में कुछ लोग राजस्थान के पोखरण में एक बंकर में बैठे हुए हैं। अभी घड़ी में सुबह के करीब 8 बजे हैं, लेकिन उस बंकर के अंदर का तापमान काफी ज्यादा बढ़ा हुआ है। तभी उस कमरे के अंदर बैठा हुआ एक आदमी अपने वॉकी टॉकी के जरिए अपने एक साथी से पूछता है कि और कितना टाइम लगेगा, और उधर से आवाज आती है कि हम लोग यहाँ से निकल चुके हैं और बंकर तक पहुँचने वाले हैं। इस बात को सुनकर वो आदमी टेबल पर रखे एक स्विच की ओर देखते हुए अपने साथियों से पूछता है कि आखिर इस स्विच को कौन दबाएगा। तभी उन्हीं में से एक व्यक्ति बोलता है कि जिसने स्विच बनाया है वही इसे दबाएगा। इस बात को सुनकर प्रणव दस्तीदार नाम का एक आदमी आगे आता है और इसी बीच बाहर रह गए वो आदमी भी उस बंकर तक पहुंच जाते हैं। और फिर 8:05 पर जब उस बटन को दबाया जाता है तो आसमान में एक धूल का बहुत बड़ा गुबार बन जाता है, और जब धूल का वो गुबार हटता है तब तक पोखरण के उस रेगिस्तान की धरती कई फीट नीचे तक धंस चुकी होती है। और उसके कुछ ही मिनटों में दिल्ली स्थित प्रधानमंत्री कार्यालय में फोन की घंटी बजती है। उस समय की तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जैसे ही उस फोन को उठाती हैं, फोन की दूसरी तरफ से आवाज आती है कि मैडम प्राइम मिनिस्टर, बुद्धा इज स्माइलिंग। और इतना सुनकर स्माइल करते हुए प्राइम मिनिस्टर फोन को वापस रख देती हैं। दोस्तों, आखिर ऐसा क्या हुआ था 18 मई 1974 को, और क्या था ऑपरेशन स्माइलिंग बुद्धा, जानेंगे आज की वीडियो में। वीडियो काफी ज्यादा इंफॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग होने वाला है, इसलिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप यहाँ तक वीडियो को देखते हुए आ गए हैं और आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, 15 अगस्त 1947 में अंग्रेजी हुकूमत से आज़ादी मिलने के बाद भारत के राजनेताओं ने जब देश की बागडोर को अपने हाथों में लिया तो पता चला कि भारत की आर्थिक हालत बहुत ही ज़्यादा पतली है। और इसी बीच पाकिस्तान भारत पर कश्मीर को हड़पने के लिए हमला कर देता है, और कश्मीर के राजा हरि सिंह द्वारा भारत से मदद मांगने पर भारतीय सेना तुरंत ही एक्शन में आती है और आधे कश्मीर को पाकिस्तानी उग्रवादियों के हमले से बचा लेती है। लेकिन बाकी बचे आधे कश्मीर को पाकिस्तान के द्वारा अवैध रूप से कब्जा लिया जाता है। अब इस जंग को जीतने के बाद भारत को ये बात तो समझ में आ जाती है कि भारत का नया नया पड़ोसी बना पाकिस्तान देश भारत के लिए हमेशा एक चुनौती पेश करने वाला है। भारत पाकिस्तान से आ रही इन चुनौतियों से निपटने के लिए खुद को तैयार कर ही रहा था कि तभी भारत का एक और पड़ोसी देश चीन, जो कि कुछ दिनों पहले तक हिंदी चीनी भाई भाई का नारा दे रहा था, वो अक्टूबर 1962 में भारत पर हमला कर देता है। और इस युद्ध में हमारे सैनिकों की बहादुरी को देखकर चीन भी बौखला उठता है। लेकिन भारतीय सैनिकों के पास ज्यादा उन्नत हथियार और थल और वायुसेना के बीच समन्वय न होने की वजह से भारत को इस जंग में हार का सामना करना पड़ता है। इसी हार के बाद चीन के द्वारा भारत के अक्साई चीन हिस्से को कब्जा लिया जाता है। भारत अभी चीन से मिली हार से उभरा ही था कि चीन के द्वारा 16 अक्टूबर 1964 को अपना पहला न्यूक्लियर टेस्ट करा जाता है और चीन खुद को एक परमाणु संपन्न देश घोषित कर देता है। अब ऐसे में जब भारत के पड़ोसी देश, जिसने अब से कुछ समय पहले भारत पर हमला किया था, उसके पास परमाणु ताकत आ गई थी, और अब भारत की लीडरशिप, जो कि उस समय तक गांधीवाद विचारधारा पर विश्वास रखती थी, उनके आगे ये सवाल आकर खड़ा हो गया था कि क्या भारत को भी परमाणु परीक्षण करना चाहिए या नहीं। दोस्तों, भारत एक परमाणु संपन्न देश बने, ये सपना सबसे पहले इस आदमी ने देखा था। इनका नाम है डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा, और इन्होंने ही भारत की आज़ादी के बाद से ही 1950 में भारत के 3 स्टेज के न्यूक्लियर प्रोग्राम की नींव रखी थी। डॉक्टर होमी भाभा भारत के पहले विजनरी वैज्ञानिक थे, जिन्होंने भारत को एक परमाणु संपन्न देश बनाने का सपना देखा था। और भारत के लिए अपने इसी सपने को पूरा करने के लिए भाभा ने विक्रम साराभाई के साथ मिलकर 1954 में एटॉमिक एनर्जी एस्टेब्लिशमेंट ट्रॉम्बे यानी AEET की नींव रखी और भारत को उसका पहला न्यूक्लियर रिएक्टर अप्सरा दिया। उस समय भाभा ने प्रेस को संबोधित करते हुए कहा था कि विज्ञान ने आखिरकार सभी के लिए शारीरिक श्रम के लंबे घंटों से मुक्ति की संभावनाएं खोल दी है, और आज हम ऐसे युग की शुरुआत में खड़े हैं जब हर व्यक्ति को अपने आध्यात्मिक विकास को पूरी तरह से विकसित करने का अवसर मिलेगा। परमाणु ऊर्जा की महारत और अन्य क्षेत्रों में विज्ञान की तीव्र प्रगति के साथ 100 साल बाद की दुनिया आज से उतनी ही अलग दिखेगी जितनी आज मध्य युग से अलग है। भारत के द्वारा बनाए गए पहले परमाणु रिएक्टर के बाद अब भारत बस कुछ ही कदम दूर था एक परमाणु बम को बनाने के लिए। लेकिन भारत के उस समय के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू गांधीवाद के रास्ते से हटने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं थे, और उन्होंने डॉक्टर भाभा को बम बनाने की अनुमति नहीं दी। लेकिन जब चीन ने भारत पर हमला कर भारत के अक्साई चीन के बड़े हिस्से को कब्जा लिया और 1965 में पाकिस्तान ने भी भारत पर हमला कर दिया,
तब जाकर भारतीय राजनेताओं ने अपनी गांधीवाद की नीतियों पर फिर से विचार किया और तब जाकर भारत ने अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम पर काम करना शुरू किया। 18 अक्टूबर 1964 में जब चीन के द्वारा अपना पहला न्यूक्लियर टेस्ट किया गया, तब डॉक्टर होमी भाभा ने कहा था कि अगर उन्हें सरकार की तरफ से ग्रीन सिग्नल मिले तो वो भी 18 महीनों में भारत को परमाणु संपन्न देश बना सकते हैं। लेकिन भारत के इस प्रोग्राम पर वेस्ट के देशों की नजर पड़ चुकी थी और वो भारत को एक उभरते हुए थ्रेट के रूप में देख रहे थे, क्योंकि अमेरिका और उसके साथी देश ये नहीं चाहते थे कि भारत एक परमाणु संपन्न देश बने। और ऐसा कहा जाता है कि भारत के परमाणु प्रोग्राम को रोकने के लिए डॉक्टर होमी भाभा को रोकना बहुत ज्यादा जरूरी था और इसके लिए उन्हें वेस्ट से कई बार धमकियों का भी सामना करना पड़ा। लेकिन भाभा रुकने को तैयार नहीं थे और 24 जनवरी 1966 को जब वो एयर इंडिया के प्लेन से इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी की साइंटिफिक एडवाइजरी कमेटी की मीटिंग को अटेंड करने वियना जा रहे थे तो उनका प्लेन क्रैश हो जाता है। और 1966 में डॉक्टर होमी भाभा की प्लेन क्रैश में मौत के बाद एटॉमिक एनर्जी एस्टेब्लिशमेंट बॉम्बे का नाम बदलकर भारत यानी भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर रख दिया जाता है। दोस्तों, 1966 का साल भारत के लिए काफी ज्यादा उतार चढ़ाव भरा रहा। भारत ने इसी साल अपने प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री और अपने परमाणु बम के निदेशक को खो दिया था, जिसके बाद भारत के परमाणु प्रोजेक्ट को बहुत ही बड़ा झटका लगा था। लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु के बाद जब इंदिरा गांधी देश की प्रधानमंत्री बनती हैं, वो भारत के इस न्यूक्लियर प्रोग्राम को हरी झंडी दिखा देती हैं और फिर भारत के न्यूक्लियर प्रोग्राम को आगे बढ़ाने के लिए एक टीम बनाई जाती है। लेकिन होमी भाभा के जाने के बाद ये सवाल उठा कि बम बनाने की जिम्मेदारी कौन उठाएगा और फिर ये जिम्मेदारी बार के नए डायरेक्टर बने डॉक्टर राजा रमन्ना को दी जाती है। डॉक्टर राजा रमन्ना 1944 से ही होमी भाभा के साथ काम कर रहे थे और उन्हें परमाणु एनर्जी की काफी अच्छी समझ थी। प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी से आदेश मिलने के बाद राजा रमन्ना अपने टीम के साथ काम पर लग जाते हैं। इस काम में उनका साथ डॉक्टर MS स्वामीनाथन, डॉक्टर RB गोखले और डॉक्टर PK अयंगर जैसे न्यूक्लियर साइंटिस्ट देते हैं और फिर पूरे गुपचुप तरीके से शुरू होता है भारत को न्यूक्लियर पावर वाला देश बनाने का काम। लेकिन तभी भारत को एक बड़ा झटका और लगता है। चीन, अमेरिका, फ्रांस जैसे देश जो पहले से ही नहीं चाहते थे कि भारत जैसे देश के पास परमाणु तकनीक आए और इसके लिए भारत पर नजर रखने से लेकर दबाव बनाने की कोशिश में थे। और तभी ये देश 1968 में एक नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी को साइन करते हैं, जिसके तहत अमेरिका, चाइना, यूनाइटेड किंगडम, रशिया और फ्रांस इन 5 देशों के अलावा कोई भी देश परमाणु हथियारों को ना बना सकता है और ना ही उनका टेस्ट कर सकता है। लेकिन भारत इस ट्रीटी को साइन करने से साफ मना कर देता है और अपने प्रोजेक्ट को गुपचुप तरीके से चालू रखता है। इस प्रोजेक्ट को इतना ज्यादा गुप्त रखा गया था कि इस टेस्ट के पहले तक भी पूरी दुनिया में केवल 78 लोगों को इसके बारे में पता था और परमाणु बम बनाने का काम धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था। अब जब इस टेस्ट के लिए किसी जगह को चुनने की बात आती है तो उसके लिए सभी साइंटिस्ट राजस्थान के वीरान रेगिस्तान को चुनते हैं। इस रेगिस्तान को चुनने के 3 मेन कारण थे। पहला कारण तो ये था कि यह इलाका मानव बस्ती से काफी ज्यादा दूर था और दूसरा कारण था कि यहाँ पर मौजूद रेत में रेडिएशन को सोखने की ताकत थी, जिससे एक्सप्लोजन के बाद निकलने वाले रेडिएशन को ये रेत बहुत ही आसानी से और जल्दी सोख सकती थी। और तीसरा कारण था यहाँ पर ग्राउंड वाटर का काफी ज्यादा नीचे होना, जिससे टेस्ट के बाद ग्राउंड वाटर के कंटेमिनेटेड होने के चांसेस ना के बराबर थे। अब 1974 तक आते आते बॉम्ब बनकर तैयार तो हो गया था, लेकिन बॉम्ब के पार्ट्स को भारत के अलग अलग कोने में बनाया गया था। अब उन्हें पोखरण की टेस्ट रेंज में लाकर असेंबल करना था और ये सारा काम बहुत ही सीक्रेट तरीके से करना था ताकि किसी को भी बॉम्ब के बारे में भनक ना लग पाए। अब बॉम्ब को पोखरण तक लाने के लिए आर्मी के इंजीनियर कॉर्प से मदद ली जाती है। बॉम्ब को पोखरण में लाकर असेंबल करने का काम शुरू किया जाता है। अब क्योंकि बॉम्ब का टेस्ट अंडरग्राउंड होना था, इसलिए पोखरण में तैनात सेना की एक टुकड़ी को टनल बनाने का काम दिया जाता है और जब सारी तैयारियां हो जाती हैं तो बॉम्ब को नीचे उतारने के लिए बनाए गए कुएं की मदद से बॉम्ब को नीचे उतारा जाता है। अब जब बॉम्ब पूरी तरह से टेस्ट के लिए तैयार हो जाता है तो प्रोजेक्ट के हेड डॉक्टर रमन्ना प्राइम मिनिस्टर को कॉल करके बताते हैं कि मैडम वी आर रेडी। उधर से रमन्ना को जवाब मिलता है गो अहेड। इसके बाद 18 मई 1974 का दिन टेस्ट के लिए चुना जाता है और इस टेस्ट को दूर से देखने के लिए एक्सप्लोजन साइट से 5 किलोमीटर की दूरी पर एक ऑब्जर्वेशन बंकर बनाया जाता है, जिसमें सभी साइंटिस्टों की टीम इकट्ठी होती है और सभी वैज्ञानिकों की सहमति से एक्सप्लोजन के लिए सुबह के 8 बजे का वक्त डिसाइड किया जाता है। लेकिन टेस्ट के दिन आखिरी बार इंस्पेक्शन करने गए डॉक्टर रमन्ना के एक साथी टेस्ट साइट पर जीप खराब होने की वजह से फंस जाते हैं
लेकिन आखिरकार जब वो सभी पोखरण की उस चिलचिलाती हुई गर्मी में उस बंकर में पहुंचते हैं तो रमन्नाथ और सभी साइंटिस्ट इस बात पर चर्चा कर रहे होते हैं कि न्यूक्लियर डेटोनेशन के लिए बनाए गए डेटोनेटर यानी स्विच को कौन दबाएगा। ऐसे में काफी विचार विमर्श करने के बाद रमन्नाथ इस प्रोजेक्ट के लीडर होने के नाते बोलते हैं कि इस बटन को वही दबाएगा जिसने इसे बनाया है। ऐसे में वैज्ञानिकों से भरे उस कमरे में सभी लोग प्रणब दस्तीदार की ओर देखने लगते हैं। दरअसल प्रणब दस्तीदार वो वैज्ञानिक थे जिन्हें इस बॉम्ब को एक्सप्लोड करने के लिए जरूरी डेटोनेटर या कहीं स्विच को बनाने का काम मिला था। और फिर करीब 8:05 पर जब प्रणब दस्तीदार उस बटन को दबाते हैं तो आसमान में धूल का एक बड़ा गुब्बार बन जाता है और जब तक उस धूल का गुब्बार हटता है तब तक पोखरण के उस रेगिस्तान की सूखी धरती कई फीट नीचे तक धंस चुकी होती है। और उसके कुछ ही मिनटों में दिल्ली स्थित प्रधानमंत्री कार्यालय में फोन की एक घंटी बजती है और उस समय की तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जैसे ही फोन उठाती हैं, फोन की दूसरी ओर से डॉक्टर रमन्ना की आवाज आती है कि मैडम प्राइम मिनिस्टर बुद्धा इज स्माइलिंग। और इतना सुनकर स्माइल करते हुए इंदिरा गांधी फोन को वापस रख देती हैं। भारत की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की उस मुस्कान को देखकर कोई भी ये बता सकता था कि भारत वेस्ट की देशों के द्वारा बनाए गए नियमों से परे हटकर एक परमाणु संपन्न देश बन गया है। हालांकि भारत के द्वारा किया गया ये टेस्ट काफी छोटा था और प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने इस टेस्ट के बाद ये साफ कर दिया था कि भारत इस परमाणु शक्ति का इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ ऊर्जा उत्पादन में करेगा और इस परमाणु शक्ति का इस्तेमाल बम बनाने के लिए बिल्कुल भी नहीं किया जाएगा। लेकिन इस पूरे ऑपरेशन के सूत्रधार डॉक्टर रमन्ना ने अपने रिटायरमेंट के बाद एक इंटरव्यू में पोखरण के इस टेस्ट के बारे में कहा था कि चाहे तुम बंदूक से एक आदमी को गोली मारो या जमीन को, बंदूक एक बंदूक ही होती है। और मैं इतना जरूर साफ कर देना चाहता हूँ कि 1974 में किया गया परमाणु परीक्षण शांति के लिए तो बिल्कुल भी नहीं था। तो दोस्तों ये था ऑपरेशन स्माइलिंग बुद्ध, जिसके जरिए भारत दुनिया का छठा देश बन गया जिसके पास अपना खुद का परमाणु बम था। दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा और अगर आप ऐसे ही किसी और ऑपरेशन के बारे में और जानना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। अगर आप दुनिया की टॉप 5 स्पेशल फोर्सेस के बारे में भी जानना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिख रहे वीडियोस पे क्लिक करके देख सकते हैं। साथ ही इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जल्दी मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।